गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसा कि आपको पता है कि पहले अपने टीचर को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। नो योर एजुकेटर, है ना। तो पहले आप मुझे जानिए, फिर मेरे कोर्स को, और फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ परिचय बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्लास में आते हैं, बस किसी भी क्लास में आ जाते हैं, उनको बस इतना बता दिया जाए कि ये यूपीएससी और एमपीपीएससी इसके लिए कोचिंग है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में करना क्या है, पढ़ना क्या है, एक्चुअल कंटेंट क्या है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज अच्छा मैं ये बता दूं, मैं एक इंडियन पॉलिटी का टीचर हूं आपका, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ना कैसे है, इंडियन पॉलिटी होती क्या है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लोग कई बार इसको एक जैसा मान लेते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इंडियन पॉलिटी को भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। नो योर एजुकेटर। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में किया हुआ है, एंड फर्स्ट मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में, एंड सेकेंड मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, एंड माय अचीवमेंट्स, क्योंकि अचीवमेंट्स जानना भी जरूरी है। अगर आप वही नहीं समझेंगे तो आप टीचर की बातों की वैल्यू ही नहीं करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग। ओके, नेक्स्ट क्या क्या अचीवमेंट है मेरी, ये भी सुनिए आप। यूपीएससी सीएससी आई हैव क्वालिफाइड, एमपी पीएससी सीएससी, 4 टाइम सीडीएस, 4 टाइम एफकेट, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 3 टाइम्स। ये कुछ मेरी अचीवमेंट्स हैं। तो आपको ये भी जानना होगा कि टीचर ने एक्चुअल में किया क्या। ओके, चलिए इसके साथ ही हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, तो हमको ये भी समझना होगा कि आज सर पढ़ा क्या रहे हैं। आज कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी को समझेंगे हम। ओके, इंडियन पॉलिटी को समझेंगे कि पॉलिटी है क्या, जिसे हम हिंदी में कई बार कहते हैं राज्य व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसे भी समझेंगे, संविधान। ओके, बड़े इजी वे में समझाऊंगा। मैंने काफी सारी यहाँ पीपीटी लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है कि आपको लगे इंग्लिश है सर का थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो तो समझते हैं ना, मानसी और ये कौन है ना, राधे राधे। चलिए, तो आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसे भी समझिए कि संविधान जिसके अंदर हमारे कुछ लॉ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? हमारे कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं,
पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, पॉलिटी कैसे एग्जिस्ट में आई। कहानी स्टार्ट होती है 14 एंड 15 अगस्त 1947, जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, है ना। पाकिस्तान जो हमारी मन पसंदीदा टेरिटरी को लेकर निकला, ते आज हम हिंदुस्तान गर्व से अपने आप को कहते हैं, आज वो उस सिंध को लेकर निकला, जो सिंध जिसके नाम पर पड़ा हिंद और हिंद के नाम से पड़ा हिंदुस्तान, उस जगह को आज वो अपने पास से लेकर निकला कि ये जगह हमको चाहिए, और वो 71 के अंदर 2 हिस्सों में टूट गया, है ना। उस कहानी को समझते हैं। समझिए, ये एक बस स्टैंड है। क्या है? ये एक बस स्टैंड है। यहां पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं। यहां पर 2 बसेस लगी हुई हैं। यहां पर क्या है? 2 बसेस। एक का नाम है इंडिया, एक का नाम है पाकिस्तान। ठीक है भाई। अब ये जो बस स्टैंड है, इसके अंदर जो लोग हैं भाई, अगर आप बस स्टैंड के पास खड़े हैं, आपको बसेस मिलेंगी, तो आप वहां जाना पसंद करेंगे जहां आपका मन है। आपको गोवा घूमना है, गोवा के लिए बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए। इंदौर जाना है, इंदौर के लिए बस पकड़िए। आपको ग्वालियर जाना है, ग्वालियर के लिए बस पकड़िए। लेकिन आप जाओगे अपनी मर्जी से, आप हो अपनी मर्जी के मालिक। समझ रहे हैं? इसी तरीके से यहां पर जो खड़े लोग थे, यहां का कंडक्टर चिल्ला रहा था, पाकिस्तान 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 चलिए। ये कहते हैं नहीं, इंडिया 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 चलिए। अरे भाई, इंडिया जाना है, लेकिन फिर उन्होंने पूछा इंडिया जाकर हमें क्या मिलेगा? इन्होंने कहा पाकिस्तान जाकर हमें क्या मिलेगा, है ना। तो इन्होंने कहा आप इंडिया चलिए तो हम आपको देंगे राइट्स। क्या देंगे? राइट्स, अधिकार देंगे हम आपको। क्या देंगे? राइट्स देंगे। अच्छा, और पाकिस्तान से पूछा आप हमें क्या देंगे? तो इन्होंने कहा पहले तो कंडीशन है, कंडीशन ये है जो लोग इस्लाम को मानते हैं वही पाकिस्तान के अंदर एंट्री लीजिए, अन्यथा आपका अलाउ, आपको आना नहीं है। इन्होंने कहा ऐसा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, आप सेक्युलर रहिए, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी लिंग से हैं, किसी भी स्थान से हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चले आइए, हम क्या है? सेक्युलर हैं। इन्होंने कहा हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मानने वालों को ही अपने देश में एंट्री देंगे। ठीक है। अब यहां से तो रास्ता हुआ बंद। लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं। तो जो लोग इस्लाम को मानते थे, वो कुछ लोग इसकी बस में बैठकर चले गए, पाकिस्तान निकल लिए। इन्होंने कहा चलो भारत तो हम आएंगे, हमें मिलेगा क्या? इन्होंने कहा आपको मिलेंगे अधिकार, राइट्स दिए जाएंगे आपको। क्या मिलेंगे? राइट्स दिए जाएंगे आपको। बोला राइट्स वो क्या होता है? बोला अधिकार देंगे आपको। अधिकार क्या होते हैं? खत्म तो नहीं हो जाएंगे ये कहीं? उन्होंने कहा नहीं, अरे ये कोई पानी की बोतल है जो पानी पिया हमने, पानी बोतल खत्म हो गई? नहीं, अधिकार आपके पास जन्मों जन्मांतर रहेंगे। जब तक आप हो तब तक रहेंगे, जब तक ये देश है तब तक अधिकार रहेंगे। अच्छा, कहां दोगे आप लिख के? उनका बकायदा बुक बनाकर देंगे आपको एक। कौन सी बुक? अरे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे हम आपको एक। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? हम आपको एक पूरी बुक बनाकर देंगे, बकायदा बाइंड करके देंगे। बाइंड करके देंगे, हाँ बिल्कुल। तो भारत ने कहा हम आपको क्या देंगे? एक बुक बनाकर देंगे जिसमें सारे अधिकार लिखे होंगे। किस आदमी के पास क्या अधिकार है, वो क्या कर सकता है, कितना बोल सकता है, कहां तक जा सकता है, वो सारी चीजें हम कहां लिख कर देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख के। तब हमने क्या बनाया? संविधान बनाया। समझे? तो लोगों ने कहा मतलब आपके यहाँ पे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होगा? कि हाँ, संविधान सर्वोच्च होगा। बिल्कुल होगा।
संविधान ही सुप्रीम होगा। समझ में आया? संविधान ही सुप्रीम होगा हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अगर इसको कोई ना माने तो बोला उसके लिए भी है हमारे पास, उसके लिए हम जुडिशरी को बिठाएंगे। किसको उठाएंगे? जुडिशरी को बिठाएंगे हम। न्यायपालिका बैठी हुई, इसकी भी बात किसी ने नहीं मानी तो अरे इसकी तो माननी ही पड़ेगी। बकायदा पुलिस, कानून व्यवस्था पूरी बनाई जाएंगी। और कैसे? अरे ऐसे बनेगा, संविधान ये कहता है अगर आपने किसी के साथ छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की, तो इसके ऊपर आपको दंडित किया जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप भी अंग्रेज बनना चाहते हैं? जनता ने पूछा, संविधान सभा में बैठे हुए लोगों से कहा, तो आप भी अंग्रेज बनना चाहते हैं कि आप भी पुलिस का शासन लेकर आना चाहते हैं? नहीं, संविधान सभा के लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, पुलिस का शासन नहीं, हम पुलिस की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ कानून को लागू करवाएंगे। कैसे? जैसे किसी ने आर्टिकल 17 जहां बात की गई है अनटचेबिलिटी की, उसको वायलेट किया तो आपको पता होगा इसके लिए हम कानून बनाएंगे। कानून कैसा? SC ST एक्ट बनाया जाएगा 1989। जैसे आपने कहा कि मैं छोटा आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता, अगर किसी ने मेरे फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया, तो वायलेट किया, तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा आप जाओगे, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल थाने में जाना, पुलिस आपको पकड़ लेगी। जिसने भी आपके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही की है, आपको कहीं जाने से रोका है, तो वो उस आदमी को पकड़ के दंडित करेगी। किसके माध्यम से करेगी? वो जुडिशरी के माध्यम से करेगी। समझे? तो जब संविधान बना तो उसके अंदर हमने कुछ आर्टिकल्स को डाला, और आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए हमने कुछ एक्ट बनाए। समझे? तो बस यही है संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। कैसे? कि संविधान में जो लिखा गया है उसी को लागू कराना राज्य व्यवस्था कहा जाता है। राज्य को व्यवस्थित करने के लिए जिस व्यवस्था का यूज किया जाता है उसी को कहा जाता है राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। अब थोड़ा समझ आया इंडियन पॉलिटी किसे कहते हैं? संविधान अलग है, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था दोनों अलग हैं। अच्छा, तो इन्होंने फिर जनता ने कहा कि इसके सहारे इसका गलत यूज नहीं होगा? कि नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। चलो ये तो अच्छी बात है, इतना हमें समझ में आ गया कि भारतीय लोगों ने भारत को चुना, सेक्युलर होने के नाते चुना। इसलिए चुना क्योंकि वो हमें संविधान देगा, और संविधान कैसा देगा? रिटर्न देगा। मतलब जितने भी प्रॉमिस हमारे पूर्वज मतलब जिन्होंने संविधान सभा के अंदर बैठे हुए लोग थे, इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन देंगे? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। कैसा देंगे? रिटर्न, लिखित संविधान देंगे। कैसा देंगे? लिखित संविधान देंगे आपको हम। अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र बात थी कि इन्होंने हमको लिखित संविधान दिया। तो वो भी बताऊंगा लिखित और अलिखित में क्या फर्क होता है। आने दो उस टॉपिक पे, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो ये समझ आया होगा आपको कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। संविधान के अंदर लिखे हुए आर्टिकल्स को लागू कराने के लिए जिस व्यवस्था का यूज किया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको यह थोड़ा सा संदेह होगा, काफी बच्चों को रहता है कि लॉ बनाएगा कौन? लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? कौन होगा जो लॉ बनाएगा? हर चीज का बहुत अच्छे से हमारे जितने भी निर्माता थे, संविधान निर्माता,
सबने इस चीज का ध्यान रखते हुए कहा कि अगर हम कुछ बनाएंगे तो बड़ा ही डिटेल्ड बनाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो संविधान था 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, लगभग 3 साल। तो उन्होंने सारी चीजें रखी। उन्होंने क्या रखा? उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एक होगी हमारी जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होगा उसका काम होगा लॉ बनाना, मतलब यही होगी लॉ मेकिंग बॉडी। जी बिल्कुल। तो मतलब ये बनाएंगे कि हाँ, यही बनाएंगे लॉ। लेजिस्लेचर का काम होगा लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होगा एग्जीक्यूट करना, लॉ को इन्फोर्स करना। लागू कराना इनका ही काम होगा। तो ये लागू होंगे कैसे, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर से हम। ये लागू होंगे कैसे? जुडिशरी, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा भाई ऑब्जर्वर बन के बैठना। भदौरिया जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, है ना। तो इनका काम क्या होगा कि लॉ मेकिंग बॉडी बनना, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, उनके ऊपर नजर रखना, चेक एंड बैलेंस का काम करना। ये नजर रखेंगी। आपने सुना होगा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके माध्यम से इन पे नजर रखना। आपको लगता होगा सर जुडिशरी क्या ही कर लेती होगी, जुडिशरी के पास क्या ही पावर होगी। आप ये भूल गए कि जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि जुडिशरी ने अपने यहाँ के प्रधानमंत्री को सीट से हटा दिया था। आपको अभी आगे हम पढ़ाएंगे राज नारायण वसी इंदिरा गांधी वाला केस 1974। उसमें इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन रद्द कर दिया था। कहा था आप प्रधानमंत्री की सीट पर नहीं बैठ सकती हैं, आप साइन नहीं कर सकती, बस नाम के प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री का मतलब ही क्या है इस चीज? जब मैं नाम की ही प्रधानमंत्री रहूंगी तो साइन नहीं कर सकती, अपने ऑफिस नहीं जा सकती, तो क्या मतलब है इसका? बस इसका मतलब प्रधानमंत्री का पद ही रिक्त हो गया। इस वजह से इमरजेंसी लग गई। सोचिए हमारे यहाँ की जुडिशरी में इतनी पावर है। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो आपको उसकी पावर के बारे में बताएंगे कि कितनी पावर है इनके पास, समझे। तो जुडिशरी का कहना है आप लॉ बनाइए, आप लॉ को एग्जीक्यूट कीजिए, और मैं आप दोनों पर नजर रखूंगी कि कोई लॉ गलत तो नहीं बना, कि आपने गलत तरीके से इसे एग्जीक्यूट तो नहीं कराया। इस चीज पर मैं क्या रखूंगी? नजर रखूंगी। आप कहोगे सर इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी कोई होता है क्या? बिल्कुल होते हैं। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस आईपीएस आईएएस आईपीएस पीसीएस, जब आप बनेंगे तो आप क्या बनोगे? आप इसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक पार्ट बनोगे, समझे। आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाओगे तो आप इसी एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट बनोगे, समझे। तो इसके अंदर होते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, परमानेंट का मतलब हो गया स्थाई। अस्थाई के अंदर वो लोग आते हैं जो 5 साल में चुनकर आते हैं, 5 साल बाद सत्ता गई तो वो भी चले जाते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देखिए नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ये सारे अपने क्या होते हैं, नॉन परमानेंट। आईएएस, पीसीएस, तहसीलदार और भी अपने छोटी छोटी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं, वो अपने क्या हो गए, अपने नॉन परमानेंट हो गए। इनका सॉरी परमानेंट होते हैं। इनका काम होता है आपको क्या करना, आपके लॉ को एग्जीक्यूट कराना। अब समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा क्या बना, संविधान बना। ये सारी चीज संविधान में लिखी हुई है और इनको एग्जीक्यूट कराने का काम ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। अब समझ आया? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। जब हम पूरा पढ़ेंगे, 1 बाय 1 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन की क्लास है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि डेली मेरी क्लास रहा करेगी, आपको इसी समय पर आना है, ठीक है। इसी समय पर आने के बाद आपको लाइक कमेंट शेयर ये सब कुछ करना है आपको, ठीक है। प्यारे बच्चे हो आप तो मेरे। तो ये सब करने के बाद फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे भैया अच्छे से। और सारी बेसिक्स वाली चीजें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीजों को हम एक 1 बाय 1 देखेंगे और लास्ट क्लास में एमसीक्यू भी सॉल्व किया करेंगे। अब समझ में आया आपको? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। और रही इंडियन पॉलिटी की बात, काफी इजी टॉपिक होता है, इतनी मत्थामारी करनी नहीं है, ठीक है। इजीली समझ भी आ जाता है हमको, क्योंकि हम चीजों को देख रहे हैं। समझ में आया? तो वो सारी चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। और राज्य व्यवस्था समझ में आ गया होगा आपको, राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो यही सारी चीजें मैंने इस नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं। आपको पता चल गया होगा पॉलिटी क्या होती है, ओके। राज्य व्यवस्था जिसे हम कह रहे थे कि संविधान के कानूनों को लागू करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। और संविधान क्या है, जिसके अंदर हमारे कानूनों को, हमारे लॉज को, हमारे आर्टिकल्स को लिखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं, वही सारी चीजें मैंने इसके अंदर लिखी है कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी, ओके। जहां पर पार्लियामेंट, अच्छा एक और चीज बताऊं मैं आपको, आपने कई बार देखा होगा कि हम रूल्स को, लॉज को, आर्टिकल्स को पढ़ा करते हैं, है ना। तो चलो इसको भी समझाता हूं मैं थोड़ा सा आपको कि रूल्स, लॉज, आर्टिकल्स को जो हम पढ़ते हैं, आपने कई बार देखा होगा, एक होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और एक होता है हमारा लीगल राइट। लीगल राइट, तीनों में क्या फर्क होता है यही बताता हूं मैं आपको अभी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 34 तक लिखे हुए हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो है जो हमारे आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक लिखे हुए हैं। लीगल राइट वो राइट है जो इंडिया में कोई भी लॉ बनता है उसे हम लीगल राइट कहते हैं। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इससे पहले हुआ करती थी आईपीसी, है ना। हमारे कुछ पार्लियामेंट्रीज लॉ होते हैं, है ना। और हमारे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ये सारे लीगल राइट्स हैं। इनमें से बड़ा क्या है, तो बड़ा है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उससे भी बड़े होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उससे बड़े होते हैं लीगल राइट। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि इन तीनों में अगर कहीं द्वंद्व पैदा होता है तो फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाता है। इसी को हम इंडियन पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, ना कि संविधान के अंदर।
तीनों को कंपेयर किया जाता है इंडियन पॉलिटी और संविधान में। देखिए इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि सारी चीजों को एक साथ लेकर पढ़ा जाता है। आपने कभी सोचा होगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर ये हमारे वायलेट हुए तो किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? तो हमें लीगल राइट्स का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता है ना, इसके अंदर हमारे कानून लिखे गए हैं। वो कानून कौन से? फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जाता है तो लीगल राइट्स के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने केस की पैरवी कर सकते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संविधान के अंदर जो कानून है, जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह दिया जाता है। और लीगल राइट मतलब जो भी भारत के अंदर जितने भी कानून बने हैं वो लीगल राइट्स हैं। और यही तीनों का सम्मिश्रण कहा जाता है या फिर मिक्स फॉर्म कही जाती है अपनी इंडियन पॉलिटी। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, जहां पर सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान ही हमारा सुप्रीम लैंड ऑफ द लॉ, समझे, जो कि 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तैयार तो हो चुका था 49 के अंदर ही, ठीक है, लेकिन इसको हमने लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था इसको। ओके, फ्रेमवर्क और गवर्नेंस, प्रशासन कैसे चलेगा, है ना, कैसे अच्छी तरह काम करेगा, तब इसके अंदर लिखा हुआ है। राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं हमारी। मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, वो कहाँ लिखी हुई हैं? संविधान के अंदर लिखी हुई है। और इन्हीं को लागू कराने का काम कौन करता है? कुछ लॉ, कुछ एक्ट बनाए जाते हैं अलग से, उनको लागू कराने का काम करा जाता है, उसी को हम कहते हैं पॉलिटी। अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, काफी बार मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। फीचर्स क्या है इसके? मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे जो भी सुप्रीम लॉ बनाने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम आपको रिटर्न फॉर्म में देंगे। किस फॉर्म में देंगे? रिटर्न फॉर्म के अंदर देंगे। तो ये कैसा है? रिटर्न है एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब बहुत बड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं 193 नेशन हैं। अगर मैं यूनाइटेड नेशन की बात करूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 193 नेशन रजिस्टर्ड है, तो सब में सबसे जो बड़ा विस्तारित कह सकते हैं या लंबा कह सकते हैं, किसी तरह का लॉ कह, सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ कह सकते हैं, वो किसका संविधान है? वो भारत का संविधान है। अच्छा, इसके पीछे डिबेट्स भी काफी सारी हुई कि आपने जो अपना संविधान बनाया है वो चीटिंग करके बनाया है। कैसे बनाया है? चीटिंग के बेसिस पे बनाया है। अरे भाई, अब हमारा संविधान हमें तो बुरा लगेगा ना, लेकिन उस समय के जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया दुनिया को। दुनिया में काफी सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया, आलोचना की और कहा कि आपने तो चीटिंग करके ये बनाया है। तो उन्होंने कहा कि चीटिंग करके मेरा, अच्छा, उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया। एक बात बताइए, आपके घर में भी वही मसाले रखे हुए हैं और आप जब मार्केट में जाते हैं वही मसाले मार्केट में भी हैं, तो आपको घर के मोमोज ना पसंद आकर बाहर के मोमोज क्यों पसंद आते हैं? सिंपल आता है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बर्थडे है, आपका पार्टी आप घर की बजाय रेस्टोरेंट में क्यों करते हैं? वहां इतना अच्छा क्यों लगता है आपको, यहां क्यों नहीं लगता? भाई मसाले तो वही है, सब्जी भी वही है, वही पनीर जो मार्केट में मिलता है वो यहाँ पे घर है, वही रेस्टोरेंट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको स्वाद अनुसार डालना जानते हैं। उनको पता है कितना हमको चाहिए और कितना इस आदमी को पसंद है, प्रैक्टिस की होती है उन्होंने। तो यही वजह है कि हमने पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ा, पूरी दुनिया में जितने भी नेशन हैं संविधान को पढ़ा, और उन्होंने कहा यहां से जितनी भी अच्छी बातें हैं सबको उठा लो। जापान से, ठीक है, रशिया से, अमेरिका से, यूके से, साउथ अफ्रीका से, जहां जहां हमको जो जो अच्छी बातें मिली, आयरलैंड से, वो हमने कहाँ रख ली? अपने संविधान के अंदर लिखी। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर जो संविधान है वो भारत का संविधान है। इसमें, अच्छा, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हमने फंडामेंटल राइट्स में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अर्थात जैसे हम बात करते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की,
मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति करने की आजादी तो है हमको, लेकिन वहीं पे नीचे एक और क्लॉज दिया हुआ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, वो ये कहता है आपको उतना ही बोलना है, आपको गलत किसी के बारे में नहीं बोलना है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी हमारे संविधान में लिखी गई हैं। इसीलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है कि हमको उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये दोनों बातें संविधान में लिखी गई हैं। सरकार की पावर को लिमिट करके रखती है, मतलब भाई तुम सरकार हो, औकात में रहो, उतना ही काम करो जितना आपको बोला गया है। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है, हमारे संविधान में लिखी हुई है। हालांकि औकात वर्ड नहीं लिखा है, ये मैं बता रहा हूं आपको, सीरियस मत ले लेना इसे, ठीक है। फेडरल एंड यूनिटरी वाइज, मतलब देखो फेडरल का मतलब होता है जहां पर दोनों के पास पावर होती है, मतलब जहां पर स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के भी पास पावर है। यूनिटरी का मतलब होता है जहां पर सिर्फ यूनियन के पास पावर है। यूनिटरी मतलब यूनिट, एक। दो नंबर फर्क बताऊं, यूनिटरी का मतलब यहाँ पे एक पर पावर है, जैसे हम कह सकते हैं, बढ़िया एग्जांपल दूं मैं आपको, डिक्टेटरशिप का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के पास पावर है, वही यूनिटरी बनकर बैठा हुआ है। फेडरल, जैसे यूएसए, सबसे बेस्ट फॉर्म बता दूं मैं आपको फेडरलिज्म की, जहां पर जितनी पावर यूएसए के पास है, यूएसए की सेंटर के पास है, उतनी ही वहां की स्टेट के पास भी है। वहां की स्टेट के पास अपना फ्लैग है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है और अपना संविधान है। वहां की 50 स्टेट है, 50 के पास बराबर पावर है। और आपको वहां पर डुअल सिटीजनशिप चलती है, मतलब वहां पर आपको स्टेट की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, सेंटर की अलग लेनी पड़ेगी, दो सिटीजनशिप हो गई वहां पर। इंडिया में ऐसा है नहीं है, एक ही झंडा है, एक ही लोग है, एक ही कानून है, मतलब एक ही संविधान है, एक ही राष्ट्रगीत, एक ही सुप्रीम कोर्ट वगैरह, सबको एक ही हमारा सिंगल सिटीजनशिप भी है। लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं है, क्योंकि वो फॉलो करता है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हम करते हैं दोनों, हम हैं मिक्सचर। हम कैसे हैं, मिक्सचर, दोनों लेके चलते हैं। जैसे आपने अपने शेड्यूल पढ़े होंगे, शेड्यूल पढ़े हैं आपने 7, उसमें हमारी कुछ लिस्ट दी हुई है, सब्जेक्ट लिस्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट। उसमें आप पावर्स को देखना, तो सबसे ज्यादा जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं, बटी हुई है, बकायदा बकायदा बताया हुआ है कि आपके पास कितनी पावर है, इनके पास कितनी पावर है। यहीं से पता चलेगा आपको सेंटर पावरफुल है, स्टेट पावरफुल है। तो देखना सेंटर के पास ज्यादा पावर है, प्लस सब्जेक्ट लिस्ट जो हमारी स्टेट वाली है उनके पास कम पावर है। कंकरेंट लिस्ट में अलग ही, मतलब एक तरीके घपला कर रखा है इन्होंने। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जहां पर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने बना दिया तो सेंटर की चलेगी, फिर स्टेट का मतलब ही नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो पावर है वो सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा है और स्टेट के पास थोड़ी कम है, लेकिन है दोनों के पास है पावर, लेकिन थोड़ी कम ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेट के अंदर भी सरकार चलती है, जहां पर सीएम हेड होता है, सेंटर के पास पीएम हेड है। तो पावर दोनों अपनी अपनी बना के चलते हैं, लेकिन कुछ मामलों में पावर ऊपर है किसकी, सेंटर की। इसी को हम कहते हैं यूनिटरी एंड फेडरल वाइस कहते हैं। भैया दोनों है हमारे पास, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, राइट्स एंड प्रिंसिपल, ये भी बता चुका हूं मैं आपको कि मौलिक अधिकार और यहाँ के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, जो हमारे राइट्स हैं उनको, राइट्स मतलब हमारे अधिकारों को। दूसरा प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है हमारे कुछ नीति निर्देशक तत्व, राज्य हमारे लिए क्या करेगा, ये हम कहां लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 35 से 51 तक कहां लिखे हुए हैं, ये 35, 36, यहां से कहां लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी के अंदर के हमारे लिए ये राष्ट्र, ये राज्य क्या करेगा। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में लिखी हुई हैं। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं। हालांकि इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि चीजें है क्या पॉलिटी के अंदर। आपको काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी छोटा मोटा तो है नहीं कि आप देश की राज्य व्यवस्था को ऐसे इजीली 2 क्लास में समझ जाएंगे। काफी बड़ा देश है ना, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है हमारा। ये बता दिया कि लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करना।
मतलब जो लॉ बनते हैं उनको एग्जीक्यूट कराना, इन्फोर्स कराना, लागू कराना। जुडिशरी का काम क्या है भाई? दोनों के ऊपर नजर रखना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे आप। तो ये सारे हमारे 3 गवर्नमेंट के फॉर्म है। चौथा भी कहा जाता है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमारी जो 4th बॉडी जिसे हम कहते हैं वो होती है मीडिया। जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है उसे हम कहते हैं मीडिया। लेकिन आजकल की मीडिया आपको पता ही है कैसा चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें, मीडिया तो मीडिया है। चलिए, बाकी मैं इन दोनों को मैंने अंतर बकायदा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एस्पेक्ट क्या है इसके, राजनीति क्या होती है, संविधान क्या होते हैं, जो मैंने बताया है वही सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये सिर्फ मैंने आपको नोट्स देने के लिए ये आपके लेकर आया हूं, ठीक है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए आपके लिए बना के लाए हैं हम। बाकी लिखा इसमें सारी वही चीज है। ओके, एक सवाल और, कि कई बार पूछा जाता है कि राज्य व्यवस्था तो पता है हमको, चलो सर आपने बता दिया कि राज्य में जो कानून है हमारे संविधान में लिखे हुए उनको इंप्लीमेंट कराना, उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं, लागू कराना। लेकिन राज्य क्या है? राज्य समझ में, राज्य क्या है? देखिए, एक बार क्या हुआ था, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, शायद आपने नाम सुना हो। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो था उसमें यह कहा गया था कि भाई राज्य हम उसी को मानेंगे जिसके पास 4 एलिमेंट होंगे। बोला 4 एलिमेंट कौन से होंगे? कि जिसके पास टेरिटरी होगी। क्या होगी भाई? भूभाग होगा जिसके पास, इसके पास एक फिक्स्ड टेरिटरी होगी। क्या होगी उसके पास? फिक्स्ड टेरिटरी होगी। दूसरा, जिसके पास पॉपुलेशन होगी, के पास क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। और तीसरा, जिसके पास गवर्नमेंट होगी खुद की। चौथा, और वो गवर्नमेंट कैसी होगी? वो गवर्नमेंट सोवरेन होगी। सोवरेन मतलब संप्रभु होगी, कहने का मतलब। ओके, तो उन्होंने कहा कि कैसी होगी? सोवरेन होगी। चलिए, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ने हमारे सामने 4 एलिमेंट रखे, और चारों एलिमेंट कौन से थे वो? कि भाई हम टेरिटरी उसी को मानेंगे, मतलब हम स्टेट उसी चीज को मानेंगे जहां पर क्या होगा भाई? टेरिटरी होगी। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में कहा गया कि जहां पर टेरिटरी होगी, टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग होंगे, और लोगों के पास खुद की चुनी हुई सरकार होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। और वो गवर्नमेंट कैसी होगी? वो गवर्नमेंट होगी सोवरेन होगी। कैसी होगी? सोवरेन गवर्नमेंट होगी वो। चलिए, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं भारत एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। जी हाँ, बिल्कुल है, स्टेट है भाई, बिल्कुल है। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 कि जिसके पास फिक्स्ड टेरिटरी हो, टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, और वो सरकार कैसी हो? संप्रभु हो, मतलब सॉवरेन हो, तो वो स्टेट कहलाती है। तो इंडिया इज अ स्टेट। यस, इंडिया इज अ स्टेट। एंड अब आप बोलते तिब्बत का आंसर बताइए मुझे, क्या तिब्बत स्टेट है? बोलो बोलो, क्या तिब्बत एक स्टेट है? यस और नो? जी बिल्कुल नहीं। क्या तिब्बत के पास लोग हैं? हाँ सर हैं, तिब्बत के पास लोग हैं।
क्या गवर्नमेंट है? हाँ भाई, उनकी सरकार है, धर्मशाला के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या वो सोवरेन है? क्या वो टेरिटरी है उनके पास? भाई तिब्बत पे तो कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग। कौन? चाइना वाले, जिन्होंने 1959 के अंदर ही कब्जा कर लिया था, है ना? तो तिब्बत के पास टेरिटरी नहीं है। टेरिटरी नहीं है तो वो सोवरेन काहे के हुए फिर वो? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेट नहीं है। अब आप कहोगे सर अभी चल रहा है हमास, पैलेस्टीन और अपना इजराइल, तो क्या पैलेस्टीन कंट्री है? बताओ, क्या पैलेस्टीन कंट्री है? जी नहीं, पैलेस्टीन कंट्री है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास टेरिटरी नहीं है, उसके पास पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भी सोवरेन है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि उस गवर्नमेंट से एक आदमी जाकर यूनाइटेड नेशन में बैठता भी है, लेकिन उसके पास टेरिटरी नहीं है। टेरिटरी किसने ले रखी है? इजराइल ने अपने पास कब्जे में ले रखी है। तो वो गवर्नमेंट है ही नहीं, वो स्टेट है ही नहीं। इसका मतलब, तो क्या इसका मतलब वो यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेट का दर्जा प्राप्त करके बैठा हुआ है? नहीं, उसको एज अ कंट्री माना ही नहीं है यूनाइटेड नेशन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये सारी जो भी एलिमेंट है हमारे वो फुलफिल ही नहीं किए, डिमांड ही फुलफिल नहीं की कि चारों का होना जरूरी है एक स्टेट के लिए। समझ में आया? तो हम राज्य व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो इसके लिए जानना जरूरी है कि राज्य भी क्या होता है। समझ में आया? तो राज्य का होना भी जरूरी है। ये कौन कहता है? ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन कहता है 1933 का, कि स्टेट के पास ये चारों एलिमेंट होना जरूरी है, तभी वो स्टेट कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने क्या बताया था? हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और 22 अनुसूचित भाषाएं उनमें से कहाँ लिखी हुई हैं? हमारे 8 शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और ये हमारा लास्ट टॉपिक, जैसे बता चुका हूं मैं आपको कि संविधान के अंदर हमने क्या कर रखी सारी चीजों को, राइट्स, प्रोटेक्शन और पावर्स, ड्यूटी वगैरह दी हुई है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे आपको, और जितनी भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सारे सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट इसी समय पर आपकी क्लास होगी, और कल से आपकी जो रियल क्लास है कल से स्टार्ट होगी आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको जाते जाते फ्री में नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक एंड शेयर भी करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।